अभी मेसोपोटामिया के शहरी जीवन में जो शहरी जीवन और मंदिरों का जो आपसी संबंध है उसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही मंदिरों और शहरी जीवन से जो राजा का भी संबंध जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हमने मंदिरों की विशेषता पढ़ ली है। अब आज हम राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया में मुखिया या राजा की शक्ति में किस प्रकार वृद्धि हुई, किस प्रकार उनके नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में राजा का प्रादुर्भाव। मेसोपोटामिया में राजा का प्रादुर्भाव यानी उदय होना या राजा के शासन की शुरुआत होना। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया उपजाऊ क्षेत्र था, उसके बाद भी कृषि संकट का उसको सामना करना पड़ा। तो उसी कृषि संकट वाले में हमने सबसे लास्ट का एक बिंदु पढ़ा था कि जमीन और पानी को लेकर गांव के जो लोग थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। ये हमारा लास्ट का बिंदु था। उसी लास्ट के बिंदु को लेकर जब ये लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया या लंबे समय तक जब लड़ाई झगड़े चलते रहे, तब जो जीतने वाला समूह था उसने हारने वाले समूह पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ जो है राजा की शक्ति का विकास हुआ या मुखिया की शक्ति का विकास हुआ। उसी से ये जुड़ा हुआ हमारा बिंदु है कि किस तरह राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। मेसोपोटामिया में जमीन व पानी को लेकर बार बार लड़ाई होती थी। लंबी लड़ाई के बाद जीतने वाला मुखिया जीत के माल को अपने साथियों व समर्थकों में बांट देता था। देखो, मेसोपोटामिया में जमीन और पानी को लेकर लड़ाई चल रही थी, लड़ाई झगड़े होते थे, और जब लड़ाई लंबी हो जाती थी और जब बाद में निर्णय होता था तो जो विजेता होता था वो मुखिया क्या करता था, जो जीत का माल होता था उसको अपने साथियों और समर्थकों में बांट देता, और जो युद्धबंदी होते थे यानी जो पराजित क्षेत्र के जो लोग होते थे उनको वो या तो नौकर बना लेता था या चौकीदार बना लेता था। उनको बंदी बना के नौकर या चौकीदार बना लेता था। यानी शुरुआत के जो मुखिया थे वो इतना ही कार्य करते थे, और इसके साथ साथ उन मुखियाओं ने जो जीता हुआ क्षेत्र था उस पर अपना कभी भी अधिकार स्थापित नहीं किया, नहीं वो उस स्थान पर रहे। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे आते जाते रहते थे। तो ये तो प्रारंभिक मुखिया का कार्य था। इसने किस तरह लड़ाई को जीतकर और उस पर थोड़ा सा अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। कालांतर में यानी कुछ समय बाद जो है इन मुखिया या राजा की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होने लगी। ये तो उसका प्रारंभिक स्तर था। इसे जीता हुआ जो माल होता था, जो धन उसे प्राप्त होता था, वो अपने साथियों में बांट देता, और जो युद्धबंदी होते थे उन्हें नौकर या चौकीदार बना देता था। बस इसमें दो ही बातें ध्यान में रखनी। शुरुआत में
युद्ध बंदियों को नौकर व चौकीदार बना देता था। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद धीरे धीरे राजा की शक्ति में, मुखिया की शक्ति में, राजा और मुखिया एक ही है, उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। राजा की शक्ति में वृद्धि, उसमें सबसे पहला बिंदु रहेगा विजित समुदाय के कल्याण में वृद्धि। अब देखो, जैसे जैसे राजा को लगने लगा कि मैंने जिस क्षेत्र को जीता है उस क्षेत्र के कल्याण के लिए भी मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, तो उसने सबसे पहले अपने जीते हुए क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया और उसने उस क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया। तो पहला बिंदु ये हो गया जिससे भी राजा की शक्ति में क्या हुई, वृद्धि, क्योंकि वो उस क्षेत्र को फिर अपना समझने लगा और उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगा। फिर दूसरा कारण है राजा की शक्ति में वृद्धि होने का, जो दूसरा कारण है वो है मंदिरों के इसके बाद राजा ने मंदिरों की ओर ध्यान दिया कि मंदिरों के सौंदर्यीकरण में वृद्धि किस प्रकार की जाए। तो सबसे पहले जो मंदिर थे वो समुदाय के जो आय के प्रमुख स्रोत माने जाते थे, इसलिए राजाओं ने भी मंदिरों के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जिससे आय में और अधिक वृद्धि हो सके। तो सबसे पहले विजित समुदाय के मुखिया ने मंदिरों को बहुमूल्य भेंट देनी शुरू की। सबसे पहला कार्य क्या किया, मंदिरों को बहुमूल्य भेंट देनी शुरू की और उसके बाद मंदिरों के सौंदर्यीकरण तो भेंट आई, तो जिससे अपने आप ही मंदिरों के सौंदर्यीकरण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी मंदिरों को सुंदर बनाया जाने लगा। उसमें बहुमूल्य रत्न और धातुओं का जो है उपयोग किया जाने लगा, जिससे मंदिर सुंदर बन गए। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए बहुमूल्य धातु व रत्नों को लाने के लिए लोगों को सुदूर देशों में भेजा। ये भी कार्य राजा ने शुरू करवाया। इसका उदाहरण हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उरुक शहर का जो शासक था एन मेकर, उसने अपना एक दूत जो है वो लाजवर्त नामक पत्थर और धातु लाने के लिए उसको भेजा था सुदूर देश में। और उसके बाद जो उसका दूत है वो इस बिना लेखन सामग्री के
वो सब सामग्री नहीं ला पाया, तब एन मेकर ने उसको लेखन पट्टिका दी थी। वो हमने लेखन की विशेषता में पढ़ा था ना। तो एन मेकर भी एक राजा ही था जिसने भी मंदिर की सजावट के लिए वो लाजवाब कीमती पत्थर और धातु और रत्न मंगवाए थे सुदूर देशों से। तो इस प्रकार सुदूर देश से जो है मंदिरों को सजाने के लिए कीमती पत्थर और धातु और रत्न जो है मंगवाए जाने लगे, जिससे मंदिरों के सौंदर्यीकरण में वृद्धि हो सके। और इसके अलावा मंदिरों की धन संपदा का विवरण तथा मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखा जाने लगा। तो इस प्रकार इन सभी व्यवस्थाओं से क्या हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। इसके बाद अगला, इन व्यवस्थाओं से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि ये सारे कार्य जो है वो राजा की देख रेख में, मुखिया की देख रेख में हो रहे थे। तो इस प्रकार उसकी शक्ति और उसके नियंत्रण में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। तो इस प्रकार राजा की शक्ति में वृद्धि किस प्रकार हुई, उसको लेकर हमने सबसे पहला बिंदु पढ़ लिया था कि समुदाय के कल्याण के बारे में राजा ने सोचना शुरू किया, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। और दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि जो मुखिया और जो राजा थे उन्होंने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचना शुरू किया। तो मंदिरों का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हुआ, इससे भी राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। ये दो बिंदु हमने पढ़ लिए थे। और राजा की शक्ति में किस प्रकार वृद्धि हुई, उसी से संबंधित हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है जो ग्रामीण थे उनको राजा ने अपने पास बसने का आदेश दिया। तो हमारा तीसरा बिंदु, राजा की शक्ति में वृद्धि किस प्रकार हुई, इसका तीसरा बिंदु है ग्रामीणों की सुरक्षा। यानी उन्हें अपने पास बसाकर उनको सुरक्षित किया शासकों ने। राजा ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे युद्ध के समय सेना इकट्ठी की जा सके। युद्ध के समय सेना इकट्ठी की जा सके तथा लोग एक दूसरे के पास रहने पर अपने आप को सुरक्षित समझे।
ये कारण था, राजा ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसको आवश्यकता पड़े तब वो उनसे आसानी से अपनी सेना बना सके। और इसके अलावा लोग एक दूसरे के जब पास रहेंगे तो अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस प्रकार भी ग्रामीण लोगों पर राजा के नियंत्रण में वृद्धि हुई। इसके बाद है उरुक जो था 3000 ईसा पूर्व में उरुक एक प्रमुख मंदिर शहर था, जो 250 हेक्टर भूमि पर फैला था। यानी मेसोपोटामिया में जो उरुक है वो 3000 ईसा पूर्व का एक सबसे प्राचीन मंदिर शहर था, जो 250 हेक्टर की भूमि पर फैला हुआ था। उरुक के विस्तार के लिए दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए थे, और लोग यानी जो लोग थे वो गांव की भूमि को छोड़कर और राजाओं के पास शहरों में बसने लगे, जिससे दर्जनों छोटे छोटे जब गांव उजड़े तब ये उरुक शहर इतना विस्तारित हुआ। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखना, 3000 ईसा पूर्व में एक सबसे प्रमुख जो है प्राचीन मंदिर शहर था उरुक। ईसा पूर्व तक उरुक का विस्तार 2800 ईसा पूर्व तक उरुक शहर का विस्तार 400 हेक्टेयर तक, यानी 3000 ईसा पूर्व में जो 250 हेक्टेयर पर फैला हुआ था वो 2800 ईसा पूर्व तक आते आते 400 हेक्टेयर तक फैल गया। ईसा पूर्व के साथ उल्टे चलते हैं। इसके बाद उरुक की ये सारी उरुक शहर की विशेषता साथ में आ रही है, क्योंकि गांवों से किस प्रकार जो है शहरों का विस्तार हुआ उसके बारे में। इसलिए ग्रामीणों की सुरक्षा का जब राजा ने ग्रामीणों की सुरक्षा की शुरुआत की थी ना राजा ने, तब गांव के लोग राजा के पास बसने लगे, जिससे शहरों का विस्तार हुआ। तो उसी का ये उदाहरण है उरुक शहर। उरुक की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक विशाल प्राचीर का निर्माण करवाया गया, विशाल दीवार का निर्माण करवाया गया। उरुक शहर 4000 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अपने विस्तारित
रूप में रहा। तो इस प्रकार हमने ग्रामीणों की सुरक्षा और रूपनगर की प्रमुख विशेषता के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम स्थानीय लोग और जो युद्ध बंदी थे उनके लिए राजा ने अनिवार्य रूप से काम करना जो है लागू किया, उसके बारे में विस्तारित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और मेसोपोटामिया के शहरों की कुछ अन्य विशेषताएं भी अगले वीडियो में हम